देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम आदर्श है। आधी रात का समय था। मैं और मेरा दोस्त मोहित हम दोनों वापस घर के लिए लौट रहे थे। दरअसल हम किसी काम के लिए मेरे चाचा जी के यहाँ पर गए हुए थे। हम वापस आते वक्त गाड़ी में बैठे तो चाचा ने कहा, देखो तुम मेन हाईवे से ही निकलना। जिस सुनसान शॉर्टकट के बारे में तुम बात कर रहे थे वहाँ से बिल्कुल मत गुजरना। उस रास्ते पर कोई बुढ़िया अपना शिकार तलाश करती है। वह रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है और रात में उस रास्ते से जाने का मतलब होता है कि उस खौफनाक सच्चाई से रूबरू होना। क्योंकि कोई भी सूरज ढलने के बाद उस रास्ते से गुजरता है तो वो उस सुनसान रास्ते के सच यानी कि उस टोनी चुड़ैल के सच से वाकिफ हो जाता है और अगर बदकिस्मत हुआ तो मौत के किनारे भी उतर जाता है। इस पर मोहित ने कहा, अरे चाचा कोई बात नहीं, हम तो वैसे भी भूत प्रेत की दोस्ती तो है। इतना बोलकर मोहित जोर जोर से हंसने लगा क्योंकि उसे भूत प्रेत में कभी विश्वास था ही नहीं। मोहित का साथ मैंने निभाया क्योंकि एक मॉडर्न युवा लाइफ के ज़माने में होने के साथ साथ एक महानगर दिल्ली का रहने वाला कौन युवा भूत प्रेत पर विश्वास करेगा। अरे चाचा, ये तो विज्ञान का ज़माना है। भूत प्रेत जैसी चीज़ें अब इस दुनिया में नहीं रही। यह अंधविश्वास का नाम अब इस दुनिया से मिटने वाला है। इतना बोलकर मैं और मोहित गाड़ी में बैठ गए, लेकिन चाचा जल्दी से मेरे पास आए और बोले, बेटा मेरी बात समझ और उस रास्ते से जाने की जिद छोड़ दे। फिर मैंने चाचा का मन बहलाने के लिए कहा, अरे चिंता मत कीजिए, मैं वैसे भी उस रास्ते से नहीं जाने वाला क्योंकि वह रास्ता बहुत जार्किंग वाला है। इतना बोलकर मैंने गाड़ी की चाबी घुमाई और उसके बाद मेरे दोस्त मोहित ने कहा, यार तूने ऐसा क्यों बोला? हम उस रास्ते से जाते वक्त होटल में खाना भी तो खाकर जाने वाले थे और तू भूल गया हमारी उस बोतल को जिसके लिए हम उस रास्ते से जाने की जिद कर रहे थे। तो मैंने कहा, अरे यार वह तो मैंने चाचा का बस मन बहलाने के लिए कह दिया था। इतना बोलकर मैंने गाड़ी को उस रास्ते की तरफ मोड़ लिया जो कि सुनसान भरे जंगलों की तरफ से एक बाजार के रास्ते के अंदर पड़ता था। हमारी यह भूल हम पर कितनी भारी पड़ने वाली थी ये तो आने वाला वक्त ही बताने वाला था। हम उस जगह पर पहुंच गए जहां पर भूतों का साया मंडराने की अंधविश्वासी बातें कही जाती थी और हम वहां पर जाते ही भूतों को चुनौती देने लगे और उनके बारे में बातें करने लगे। इतना बोलते बोलते मोहित जोर जोर से हंसने लगा और तभी एक बहुत ही भयानक चीख के साथ मोहित का कलेजा उसके मुंह तक आ गया। दरअसल वह आवाज कहीं और से नहीं बल्कि गाड़ी के टेप के अंदर से चिल्लाई थी। मोहित को डरा हुआ देख मैं जोर जोर से हंसता हुआ बोला, अबे डर को कितना डरता है तू? मगर मोहित इतनी जल्दी कहाँ मानने वाला था कि वह एक डरपोक है। मोहित ने कहा, देख अगर तू मुझे डरपोक समझता है तो तू गलत है। अभी देख मैं इस रास्ते को पूरा पैदल तय करूंगा और तू गाड़ी चलाना। इतना बोलकर मोहित गाड़ी के साथ साथ चलने लगा, लेकिन मेरी निगाहें मोहित पर टिकी हुई थी। अचानक से मुझे पेड़ पर कुछ भयानक सा दिखा। मैंने तुरंत ही मोहित को कहा, भाई भाई जल्दी से गाड़ी में बैठ जा। अब मुझे घबराहट सी हो रही थी मगर मोहित मेरी बातों को कहाँ समझने वाला था। वह तो चुपचाप उस रास्ते पर चलता रहा। तभी अचानक मोहित बहुत ही जोर से चिल्लाया। मैंने तुरंत ही गाड़ी को ब्रेक लगाया और कहा, अबे क्या हुआ तुझे? लेकिन मोहित ने मुझे जो जवाब दिया तो उसे सुनकर मुझे मोहित ने कहा, केवल तू ही मजाक कर सकता है क्या? मैं भी तो हूँ भाई जो मजाक करने में माहिर हूँ। मुझे मोहित पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर उसके बाद मैंने गाड़ी को आगे बढ़ाना ही ठीक समझा। लेकिन थोड़ी दूर आगे जाने के बाद जब मेरी निगाहें एक पेड़ के ऊपर एक लाल लाल चीज पर पड़ी तो मानो मुझे एक सदमा सा लगा, क्योंकि उस जगह पर वो कोई लाल लाल चीज नहीं बल्कि दो आंखें थी। मैं जोर से चिल्लाया, भाई मोहित अंदर आ जा, अब मुझे इस जगह का सच और हकीकत साफ साफ दिखाई दे रही है। लेकिन मोहित सिर्फ यही सोच रहा था कि एक बार फिर मैं उसके साथ कोई मजाक कर रहा हूँ। लेकिन मोहित नहीं जानता था कि अब उसके साथ कौन सा भयानक हादसा रूबरू होने वाला है। मोहित अपने धीमे धीमे कदमों के साथ आगे बढ़ रहा था और मेरी गाड़ी थोड़ी ज़्यादा ही स्पीड में उससे आगे जा चुकी थी। लेकिन तभी उस पेड़ के ऊपर से मैंने गाड़ी के कांच में देखा कि उस पेड़ के ऊपर से एक काली काली रस्सी उतरी जिसने मोहित का गला एकदम से दबोच लिया और मोहित को ऊपर की तरफ एकदम से खींच लिया। मैंने जैसे ही मोहित को एक बहुत बड़े खतरे में देखा
कि मैंने गाड़ी को इतना जोर से ब्रेक लगाया कि ब्रेक की आवाज उस चारों तरफ पड़े सुनसान जंगल में गूंजने लगी थी। मोहित, मोहित तुम्हें क्या हुआ? मैं चिल्लाता हुआ उस तरफ भागने लगा, लेकिन जब मैं उस पेड़ के पास पहुंचा तो वहां पर कोई मौजूद ही नहीं था। उसके बाद पीछे से आने वाली एक आवाज ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। दरअसल वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि खुद मोहित की थी। मोहित की आवाज सुनकर मैं हैरानी में पड़ गया और उसके बाद मेरा गला एकदम से सूखने लगा। डर के मारे मेरी हालत खराब होने लगी, क्योंकि मैंने अभी अभी तो मोहित को उस पेड़ के ऊपर लटकते हुए देखा था। फिर मोहित मेरे पीछे कैसे आ रहा था, मेरा दिमाग ही घूम गया था। मैं पूरा पसीने से तरबतर हो चुका था। मेरी हालत लगातार बिगड़ती ही जा रही थी और तभी मोहित एकदम से मेरे पास आया और फिर बोला, अबे तुझे क्या लगता है मैं तेरी इन छोटी छोटी हरकतों से डर जाऊंगा? इतना बोलकर मोहित जोर जोर से हंसने लगा, मगर उसे क्या पता कि मेरे अंदर क्या बीत रही है। मैं चुपचाप वहीं पर बैठा रहा। मोहित मेरी तरफ देखकर लगातार हंस रहा था। मैंने उसे अब गुस्से में साफ साफ कह दिया, तुझे मरना है तो मर, मुझे यहाँ से जाने दे। मेरी इस बात को सुनकर मोहित ये बात अच्छे तरीके से जान चुका था कि हो ना हो जरूर कुछ तो गड़बड़ है, और उसी जगह से मैं इतना डरा हुआ हूँ। अभी मोहित मेरे एकदम करीब बैठा हुआ था और तभी उस भयानक चुप्पी को तोड़ने वाली एक आवाज जिसने मेरे और मोहित के शरीर के अंदर बिजली सी रौंदा दी, वो आवाज किसी पेड़ से आ रही थी। जब मैं और मोहित जब अचानक से ऊपर की तरफ देखने लगे तो उस नज़ारे को देखकर हम तो क्या किसी भी इंसान की रूह कांप उठे, क्योंकि इस बार हमने देखा कि पेड़ के ऊपर की शाखा के ऊपर एक बुढ़िया बैठी हुई थी। उस बुढ़िया की लाल लाल आंखें लगातार चमक रही थी। मैंने उस नज़ारे को देखा जिसे देखने के लिए मैं कभी पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे बिल्कुल करीब मेरी खुद की लाश पड़ी हुई है। मैं जोर जोर से चिल्लाया, क्योंकि उस वक्त मेरी उस लाश के अंदर से मेरी आंखें बाहर निकली हुई थी। मेरे हाथ पैर कटे फटे वहीं पर नीचे गिरे हुए थे। ऐसा ही नज़ारा बिल्कुल हुआ मोहित के साथ। मोहित अभी अभी अपनी हिम्मत की दाद दे रहा था और अब अपने डर का प्रमाण। मोहित जोर से चीख उठा, लेकिन जब मोहित की चीख निकली तो वहां से वह दोनों ही लाशें अब गायब हो चुकी थी और वहीं पर एक भयानक सन्नाटा छा गया। मगर यह सिर्फ तूफान के पहले की शांति थी, और तभी अचानक से गाड़ी के दरवाजा खुलने की आवाज जिसने उस सन्नाटे को एकदम एक गूंजती हुई आवाज से तोड़ दिया। आवाज इतनी जोर की आई मानो किसी ने गुस्से में आकर उस दरवाजे को एकदम बंद कर दिया हो, और फिर मेरी निगाहें धीमे धीमे गाड़ी के ऊपर पड़ी। मैंने देखा कि गाड़ी के पास तो कोई भी मौजूद नहीं था। वहां चारों तरफ मौजूद था तो वो था घनघोर सन्नाटे से भरा हुआ अंधेरा। मैंने मोहित को अपना हाथ दिया और फिर जल्दी से गाड़ी में चलने का इशारा भी किया। हम दोनों वहां से गाड़ी की तरफ अभी पहुंचने ही वाले थे कि अचानक से पता नहीं कैसे मगर हमारे पैर एक ऐसी जगह पर गिरा कि वहां की पूरी जमीन दलदल बन चुकी थी। उसके अंदर अब हम फंस चुके थे। उस दलदल के अंदर सबसे डरावनी बात तो ये थी कि वह पूरा का पूरा दलदल खून से भरा हुआ था। अब हम दोनों हिम्मत हार चुके थे। हमें लगा कि इस खून के दलदल में फंसकर अपनी जिंदगी को यहीं पर हम खत्म करने वाले हैं। और फिर जैसे ही हमारी आंखें खुली तो हमने अपने आप को एक घने पेड़ के नीचे लेटे पाया, लेकिन अब वहां पर कोई भी दलदल नहीं था। कुछ देर पहले हम बेहोश हुए थे, लेकिन अब सब कुछ बिल्कुल सामान्य से लग रहा था। वह सन्नाटे से भरी खामोशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। कुछ देर के बाद ही अचानक से उस पेड़ के ऊपर फिर से कुछ अलग प्रकार की हलचल होने लगी, लेकिन इस बार जब हमने उस पेड़ के ऊपर देखा तो हमें वहां पर कुछ भी दिखा नहीं, सिर्फ पत्तों के अलावा। मोहित जल्दी से उठा और सीधा गाड़ी की तरफ चल पड़ा। मैं भी मोहित के पीछे पीछे गाड़ी की तरफ चला गया, लेकिन जब हम दोनों गाड़ी के एकदम करीब पहुंच गए तो इस भयानक वातावरण के अंदर एक दिल दहला देने वाला दृश्य हमारे सामने प्रकट हुआ। उसे देखकर मानो हमारी जान ही निकल चुकी थी। हमने देखा कि गाड़ी के ऊपर वही भयानक बुढ़िया बैठी हुई थी, जो कि कुछ देर पहले उस डरावने पेड़ के ऊपर एक संतोष के साथ बैठी हुई थी। उसके बाद मोहित डर के मारे अब वहां से हाँफते हुए
सामने की तरफ जाने लगा। मोहित अब बुरी तरीके से घबरा चुका था और अब मेरे भी डर की कोई सीमा नहीं थी। हम दोनों अपने छोटे छोटे कदमों के साथ एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जिस जगह पर चारों तरफ केवल और केवल खामोशी पसरी हुई थी। मोहित एक लंबी सांस लेते हुए बोला, मुझे नहीं लगता आज हम दोनों उस भयानक बुढ़िया से बचकर निकल जाएंगे। तभी अचानक से धीमे धीमे आने वाले कदमों की आहट जिसने हम दोनों की धड़कनों को एकदम से तेज कर दिया। अब हमारे पीछे कौन आ रहा था, अभी हम यही देखने के लिए थोड़ा सा पीछे की तरफ पलटे तो मैंने देखा कि मेरे पीछे मैं और मोहित दोनों के हमशक्ल हैं। उन दोनों की आंखें एकदम लाल रंग की थी। उन्हें देखकर हम दोनों तो बहुत ही ज्यादा डर गए, लेकिन फिर अचानक से वो दोनों एक ही जगह सम्मिलित हो गए। जैसे ही वह दोनों एक जगह पर सम्मिलित हुए कि मैंने देखा कि अब वह एक जगह होकर उसी बुढ़िया के रूप में आ चुके थे जो कि हमारे पीछे कब से पड़ी हुई थी। हम दोनों घबराते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसकने लगे और फिर तेज गति के साथ वहां से चलने की कोशिश करने लगे, लेकिन मोहित का पैर एकदम जोर से एक पत्थर पर लगा और पत्थर पर लगते ही वह इतने धड़ाम से नीचे गिर पड़ा कि मोहित के गिरने की आवाज मेरे कानों में साफ साफ सुनाई दी थी। मैं ये साफ साफ जान चुका था कि मोहित को ज्यादा चोट लग चुकी है। मैंने हांफते हुए मोहित को किसी तरह उठाया, लेकिन तब तक मोहित का सर चौड़ा हो चुका था। मोहित की भी बहुत बुरी दशा बन चुकी थी। मैंने उसे पहले तो अपने कंधे पर उठा लिया और फिर उसे लेकर वहां से रवाना होने लगा, मगर तब तक मेरे पीछे उस बुढ़िया का खौफ और आतंक बिल्कुल मेरे सर चढ़कर बोल रहा था। लेकिन इस बार मैं बिल्कुल हमारी गाड़ी की तरफ से चलने लगा। मुझे उस समय सिर्फ एक बात समझ आ रही थी कि इस रास्ते पर चलना है, भटकना नहीं। तब तक मोहित भी थोड़ा थोड़ा वापस नॉर्मल होने लगा, पर इस बार जब मैं और मोहित पूरी हिम्मत करके गाड़ी के करीब पहुंचे तो वहां पर वह बुढ़िया नहीं थी। हमारे पास यही मौका था और हम जल्दी से गाड़ी में बैठ गए। मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया, मगर मोहित के सर से काफी खून बह रहा था। तो पहले तो मैंने उसके सर पर अपनी शर्ट को फाड़कर कस के बांध दिया। उसके बाद मैं ड्राइव करने लगा। फिर जब मेरी गाड़ी फुल स्पीड में वहां से आगे चल रही थी तो मैंने गाड़ी के आगे वाले कांच में देखा कि मेरी गाड़ी के बिल्कुल पीछे वह बुढ़िया काफी तेज गति से उछलते हुए बढ़ रही थी, लेकिन उसके मांगने का तरीका कुछ अजीब सा था। वो सबसे पहले उछलकर एक पेड़ पर चढ़ गई और एक पेड़ से दूसरे पेड़ की शाखाओं पर, लेकिन हम उस भूता रास्ते से निकलने में भगवान की कृपा से सफल हो गए। और उसके बाद हम एक ढाबे के पास पहुंच गए। ढाबे पर उस ढाबे वाले ने हमें इतना डरा हुआ देखा तो शायद बहुत अच्छे तरीके से वो समझ चुका था कि हमारे साथ कोई ना कोई जरूर भयानक हादसा हुआ है। उसके बाद जब हमने अपनी पूरी घटना का वर्णन उसके साथ किया तब जाकर मुझे पता चला कि कुछ सालों पहले वहां पर एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उसके पास धन दौलत की कमी नहीं थी और उसके पास एक बगीचा भी था, मगर एक दिन कुछ चोरों की नज़र उसके ऊपर पड़ी। पहले तो उन चोरों ने उसका सारा सामान लूट लिया, उसके बाद सामान लूटकर उसे भी मौत के घाट उतार दिया। लेकिन उसे जिस पेड़ के नीचे दफनाया गया था उसी पेड़ के नीचे वह एक आत्मा के रूप में भटकने लगी। उसके बाद रात में आने जाने वाले हर आदमी को वह एक चोर के नज़रिए से देखती है और उसे परेशान और नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करती है। वो तो खुशकिस्मती थी हमारी कि हम उस चुड़ैल से बच पाए, वरना मौत तो हमारा जैसे इंतजार ही कर रही थी। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।